Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the introduction of respiratory system, जिसमें हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन साथ ही साथ हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रेस्पिरेशन के टाइप देखे थे। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जब हमने फंक्शन देखे थे उसी में हमने देखा था नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिसके अंदर पर्टिकुलरली मैंने बताया था प्रिवेंशन फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज़ के थ्रू अंदर जाते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग नोज़ उसमें जो हेयर है वो से प्रिवेंट करते हैं, साथ ही साथ फिर जो म्यूकस है वो से प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम देखें तो एल्वोलाई में जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी प्रिवेंट करते हैं। इन सब के बाद जो पार्टिकल्स हमारे मान लो अंदर तक पहुँचे, लंग्स तक पहुँचे, उनको बाहर करने के लिए होता है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, जिसमें मैंने बताया था कि कफ और स्नीचिंग। तो आज हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जैसे बॉडी है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी मतलब ये पूरा रिलेटेड रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से, रेस्पिरेशन से, सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना। दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ प्रोटेक्टिव, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तीसरी चीज़ है रिफ्लेक्स। अब जैसे अगर यहाँ प्रोटेक्टिव ना भी होता ना तब भी ये जो रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्स का मतलब होता है इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे बॉडी का ही, और ये हमेशा प्रोटेक्टिव इन नेचर ही होते हैं। इनका एम्स ही होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना, और इनवॉलेंट्री है, हमारी इच्छा से नहीं होता। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कभी भी क्या होता है, आप तवे में रोटी सेक रहे हो, रोटी सेकते सेकते गलती से कई बार होता है कि आपकी जो उंगली होती है वो रोटी की जगह तवे में रख गई। आप देखना आपका रिस्पॉन्स हाथ एकदम पीछे जाता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग द एनी हॉट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक और एग्जांपल दूँ तो जैसे होता है ना कि आप कभी भी धूप में कपड़े लेने जाओ, फिर आप रूम में आओगे एकदम अंधेला अंधेला लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, जैसे टॉर्च का फ्लैश होता है, तो हमारी कॉर्निया ये जो होती है ना, पूपिल हो गई आप बोल सकते हो, आइरिस, ये छोटी हो जाती है, इनकी क्लोजर होती है ताकि ज़्यादा लाइट रेस हमारी आंख में ना जाए और आंखों को डैमेज ना हो। सेम एस रिफ्लेक्स हमेशा प्रोटेक्टिव रहेंगे। दूसरी चीज़ इनवॉलेंट्री, हम कंट्रोल नहीं करते, ब्रेन खुद कंट्रोल करवाता है, बॉडी कंट्रोल करती है। इसके बाद अगर मैं आगे बताऊं तो जैसे डेफिनेशन थी, दीज आर दी रिफ्लेक्स दैट प्रोटेक्ट लंग्स एंड एयर पासेज, जो कि प्रिवेंट करेंगे किस किस को, लंग्स को और एयर पासेज को। किससे? फ्रॉम दी फॉरेन पार्टिकल्स। अब फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रहते हैं, एनिमल डेंडर मतलब होते हैं ना, जैसे बरसात में छोटे छोटे कीड़े हैं उसके पंख आ रहे हैं। इसके साथ साथ पैथोजन भी हो सकते हैं कि रेस्पिरेशन के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू जो अंदर जा रहे हैं, उन सब से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? पहली चीज़ या तो उनकी एंट्री ही प्रिवेंट कर देंगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कि हेयर है उन्होंने ही पकड़ लिया, उससे बचे तो म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़, मान लो कि अगर ये पार्टिकल्स अंदर तक चले गए हैं, हमारे लंग्स तक भी पहुंच गए हैं, है ना, मतलब हमारे हेयर उन्हें नहीं रोक पाए, म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं रोक पाई, तब यही जो रिफ्लेक्स हैं, कफ और स्नीजिंग रिफ्लेक्स, उन पार्टिकल्स को बाहर कर देते हैं। तभी आप कभी भी देखना, आप डस्ट वाले एक फील्ड में जाओ तो आपको एकदम स्नीजिंग आएगी, कफ आएगी, इसीलिए टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। इसके बाद आगे देखें तो अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप, मेनली दो हैं, एक है कफ, दूसरा स्नीज रहेगा। एक और होता है जिसे हम डीग्लूटीशन बोलते हैं, तीनों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कफ से। कफ मतलब वही खांसी, बोलेगे भैया कफ तो हम खुद भी कर सकते हैं लेकिन ये जो खांसी आती है ना, ये प्रॉपर खांसी है ही नहीं। जो एक्चुअल कफ होता है ना, वो रिफ्लेक्स ही होता है ना, कि पूरा अंदर से हमारी बॉडी ही इनिशिएट करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इट इज़ द मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस, एक रेस्पिरेटरी ही प्रोसेस है जिसमें पर्टिकुलरली इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन होगा, बस थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, के हमें पार्टिकल्स को एलिमिनेट करना है तो फोर्सफुल रहेगी, इसीलिए मॉडिफाइड वर्ड है। कैरेक्टराइज्ड बाय फोर्स एक्सपायरेशन, भाई मैंने बताया था ना कि नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है, हम इंस्पिरेशन किए एक्सपिरेशन किए ईजीली, लेकिन कफ में क्या होता है, आप बहुत तेज सांस अंदर लेते हो और स्नीजिंग में भी, और बहुत तेज छोड़ते हो, मीन्स फोर्स एक्सपायरेशन यहाँ पर होगा। आगे देखें तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ये हमारे लंग्स को, एयर पासेस को प्रोटेक्शन देगा। और इसके बाद अगर हम आगे देखें सो इट इज़ कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लेकिन कफ आपको जनरली नहीं आती, जैसे मैंने बताया, हम कोशिश भी करें तो भी नहीं होगा। जो नेचुरल कफ है वो तभी आएगी जब इरिटेशन होगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, नोज़ का हो सकता है, उसके बाद आपके ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, जब भी इनमें इरिटेशन होगी।
और ये इरिटेशन कब होगी, जब कुछ इरिटेंट सब्सटेंस आए। इरिटेंट सब्सटेंस मतलब यही डस्ट पार्टिकल्स और अदर। तो इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पूरा मैकेनिज्म है। जैसे सबसे पहले कॉज की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ आती है इरिटेंट एजेंट। सबसे पहले आपके डस्ट पार्टिकल्स हो गए, एनिमल डेंडर हो गए, मतलब वही पंख अंख जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े हैं घर में, साथ ही साथ कुछ पॉलन ग्रेन्स हो गए, ये प्लांट्स होते हैं जी, है ना, जिसके थ्रू क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल से आपको स्नीजिंग कफ आती है। इसके अलावा और हम बात करें तो कुछ डिसऑर्डर्स हैं, इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, पल्मोनरी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। कार्डियक डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और पल्मोनरी डिसऑर्डर की हम बात करें तो COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इन सभी में चीज़ें काफ़ी कॉमन होती है। जैसे मूवियों में देखा होगा कि यार इन्हें हार्ट का डिसऑर्डर है, इन्हें लंग्स की बीमारी है तो उन्हें खांसी आ रही है, इस तरीके से कुछ। इसके बाद अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, जैसे मैंने बता ही दिया, इसमें एक तो पहले इंस्पिरेशन होता है। जब भी आपको कभी खांसी आती है ना, तेज स्नीज, आप कभी भी देखना, आप पहले एक सांस अंदर लेते हो, सो इंस्पिरेशन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय बिगिन्स विथ डीप इंस्पिरेशन, एक गहरी सांस लेते हो और उसके बाद एक गहरी सांस छोड़ते हो, दिस इज फॉलोड बाय डीप एक्सपायरेशन। और इसी के थ्रू चाहे आप कप करो या स्नीज करो, आपके कुछ ड्रॉप्स पार्टिकल्स, चाहे वो हम देखें तो सैलाइवा हो या फिर स्नीजिंग के थ्रू हो, डस्ट पार्टिकल से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, है ना, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका रिफ्लेक्स पाथवे, कि चलो भाई ठीक है, डीप इंस्पिरेशन हो रहा, फिर डीप एक्सपायरेशन हो रहा, लेकिन हो कैसे रहा, रिफ्लेक्स है ना, हम तो कंट्रोल कर नहीं रहे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या, ऐसी चीज़ जो रिसीव करेगा, किसको रिसीव करेगा, इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को। जैसे ही हमारी बॉडी में, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ना, ये बहुत सारी जगह सिचुएटेड होते हैं। आपकी पूरी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, इसके अलावा लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गई, और भी हम बात करें तो लंग्स हो गए, प्लूरा मेम्ब्रेन हो गई, इन सभी में सिचुएटेड होंगे। अब जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, ये इनको रिसीव करेंगे और ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट होने के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस, कुछ इम्पल्सेस प्रोड्यूस करेंगे, है ना। अब इन इम्पल्सेस को जाना है ब्रेन के पास, मैंने बोला था ब्रेन ही कंट्रोल करता है, उसमें भी स्पेसिफिक सेंटर प्रेजेंट होता है, मेड्यूला। अब लेकिन पहुंचेंगी कैसे, तो उसके लिए कुछ वायर का कनेक्शन होता है। जैसे हमने स्विच को ऑन किया, वहाँ पे आपका पंखा चालू हो गया, बल्ब जल गया। सेम एस यहाँ से जैसे ही इम्पल्स इनने प्रोड्यूस की, इन रिसेप्टर ने, मान लो ये रहा हमारे पास रिसेप्टर, इनने इम्पल्स को प्रोड्यूस किया, ये रहा हमारा सेंटर मेड्यूला, में इसके पास इम्पल्स ले जानी है। तो यहाँ से जो इम्पल्स ले जाते हैं, इन्हें बोला जाता है सेंसरी नर्व फाइबर, या फिर आप बोल सकते हो आफरेंट। आफरेंट मतलब जो पहले आए, तो सेंसेशन हमें पहले आते हैं। जैसे आपको मच्छर ने काटा, पट्टे से तो पहले दर्द हुआ, ब्रेन तक गया, फिर आपका हाथ पट्टे से मारते, ये मोटर। तो मोटर को ईफरेंट, क्योंकि ई बाद में आता है और ए पहले, एक ट्रैक है, तो आफरेंट मतलब सेंसरी। तो अब यहाँ से सेंसरी नर्व फाइबर मेड्यूला तक जाएंगे। और कौन से सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, चैट जीपीटी होता है ना जो आजकल चला है, AI टूल्स, उसी से याद रखो GPT, G फॉर ग्लासोफिलेंजियल, P फॉर फ्रेनिक एंड T फॉर ट्राइजेमिनल नर्व। इसके अलावा बैगस भी होती है। सो सेंसरी नर्व पासेस बाय ग्लासोफिलेंजियल, फ्रेनिक, ट्राइजेमिनल एंड वेगस नर्व। कहाँ तक लेके जाएंगे, सेंटर के पास। सेंटर कहाँ सिचुएटेड है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा में, जो कि मैंने ये बता दिया। अब जो सेंटर है, इसे पता चल गया कि भाई हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल्स आए, कप कराओ या स्नीज, ताकि बाहर जाएं। यहाँ स्पेशली कप की बात है। तो ये मेड्यूला मोटर इम्पल्स जनरेट करेगा और फिर से मोटर इम्पल्स कहाँ जाएंगी, यहीं पर टारगेट ऑर्गन में, मतलब हमारे लंग्स में, यहीं पर जो मसल है स्पेशली रेस्पिरेशन की, है ना, क्योंकि जिन हमें एक्सपीरेशन कराना है, तो ये करेगा मोटर इम्पल्स प्रोड्यूस। उसके बाद यहाँ पर रहेंगे ईफरेंट फाइबर, मोटर फाइबर, ये जाएंगे लंग्स में, वहाँ की रेस्पिरेटरी मसल में, उन रेस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करेंगी। जैसे ही वो मसल स्टिमुलेट होती हैं, वो कॉज करेंगी कप, मीन्स आपका फोर्स एक्सपायरेशन, जिससे पार्टिकल्स बॉडी के बाहर जाएं। अच्छा, एक और चीज़, ईफरेंट नर्व कौन कौन सी होंगी अब आप पूछोगे, तो फिर से एक तो आपकी वेगस नर्व रहेगी, है ना, इस तरीके से हम देखा बाय वेगस नर्व, फ्रेनिक हो गई, एक होती है मोटर स्पाइनल नर्व, देखो बढ़ आ गया मोटर, क्योंकि मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है पूरा पाथवे का। सबसे पहली चीज़ प्रेजेंट है रिसेप्टर, तो जैसे ही इरिटेंट सब्सटेंस, मान लो डस्ट गई, रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, उन्होंने जनरेट की इम्पल्सेस सेंसरी।
अब सेंसरी नर्व रहेंगी जो कि इन्हें यहाँ से कैरी करके ले जाएंगी मेडुला में, मीन सेंटर में। ये मोटर इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा, फिर मोटर नर्व इससे कैरी करके जाएंगी आपके पूरा जो हमारा टारगेट ऑर्गन है मीन्स रेस्पिरेटरी मसल में। जैसी इम्पल्स वहाँ गई आपकी मसल स्टिमुलेट हुई, इनने कॉज किया कप डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे हमारी बॉडी से बाहर या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं। और इस तरीके से जो रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी को इन पार्टिकल्स, इन फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स की, दैट इज़ स्नीजिंग रिफ्लेक्स। और आपका जो स्नीजिंग रिफ्लेक्स भी रहेगा, जनरली इसे आप स्नीज बोलते हो या फिर छींकना, तो ये भी कैसा रहेगा, ये भी आपके एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ना, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन दिखता है। इसके साथ साथ देखें सो इट इज़ अ मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस। जैसे कब थी कि एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस ही है, बस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये मॉडिफाइड रहती है। और कैसी, कैरेक्टराइज्ड बाय फोर्स एक्सपायरेशन। कप में तो ठीक ही है, स्नीजिंग आप कभी भी करोगे आप देखो एकदम फोर्स एक्सपायरेशन होता है, सो ये मॉडिफाइड। इसके अलावा आगे मैं बताऊं तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये भी एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, खुद से होती है, ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ मेरे को छींकना है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो रिफ्लेक्स है, खुद अपने आप ही होती है। इसके अलावा अगर हम और इसमें बात करें सो कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ नेसल म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी नोस है या नेसल कैविटी है इसमें प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब वही म्यूकस मेम्ब्रेन का अगर इरिटेशन हो, अब ये कब होगा, जब वहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल से जाए, या फिर जैसे वो होता है ना कि किसी की नज़र उतारो मिर्ची को आग में डाल दो, जब उसकी वो होती है ना कि एकदम डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, मिर्ची के पार्टिकल्स जा रहे हैं, तब होता है इसका इरिटेशन, और वही कॉज करता है आपका स्नीजिंग रिफ्लेक्स। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि कॉज। तो पहला तो वही है, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, स्पेसिफिकली डस्ट हो गई, और भी जो मैंने बताया था पोलन ग्रेन्स हो गए, है ना। और जो मैंने बताया कि जैसे मिर्ची होती है, कभी खाना बनता है तो वो जो तड़का लगता है, तो इस तरीके से ये भी जो पार्टिकल्स है ना ये इस म्यूकस मेम्ब्रेन को या यहाँ पर जो रिसेप्टर है उन्हें स्टिमुलेट कर देते हैं। इसके अलावा वही हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे दैट इज़ मैकेनिज़्म, जो कि हमने कप में भी देखा था। तो मैकेनिज़्म काफ़ी कुछ सिमिलर है। सबसे पहले डीप इंस्पिरेशन होता है, कभी भी आपको स्नीज आती है आप देखना। फिर क्या होता है, बहुत तेज एक्सपायरेशन होता है। सो इट ऑल्सो बिगिन्स विथ डीप इंस्पिरेशन एंड फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब पहले एक डीप इंस्पिरेशन होगा, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके पूरे पाथवे की, या फिर हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स पाथवे कि कैसे से ब्रेन कंट्रोल करता है। पहली चीज़ फिर से आएगी रिसेप्टर, क्योंकि कुछ रिसेप्टर होंगे। तो जैसे ही क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स गई नेसल म्यूकस मेम्ब्रेन में या और भी पार्टिकल्स गए, वहाँ पर कुछ रिसेप्टर होते हैं। पहली चीज़ है जो है दैट इज़ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, मीन्स स्मेल रिसेप्टर आप बोल सकते हो। दूसरी चीज़ ट्राइजेमिनल नर्व एंडिंग, और ये जो नर्व एंडिंग है ना ये भी रिसेप्टर ही फॉर्म करती हैं। तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे, उन्हें रिसीव करेंगे और स्टिमुलेट हो जाएंगे। फिर से जो रिसेप्टर है वो क्या करेंगे, ये मान लो रिसेप्टर है, ये सेंसरी इम्पल्स प्रोड्यूस कर देगा। फिर इस इम्पल्स को जाना फिर से रहेगा वही सेंटर में, यानी कि मोटर मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो यहाँ से फिर से कुछ सेंसरी नर्व फाइबर यानी कि आफ्रेंट नर्व फाइबर कौन कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व। ट्रिक आप लिख सकते हो ओटी। तो सेंसरी नर्व फाइबर क्या करेंगे, यहाँ से इम्पल्स से लेके जाएंगे सेंटर तक, मेडुला तक। और जो सेंटर है वही मेडुला जो मैंने बताया था, मेडुला ऑब्लंगाटा, जो कि इन इम्पल्सेस को रिसीव करेगा, क्योंकि इसे पता चल गया कि भाई कुछ भी पार्टिकल्स आए, डस्ट पार्टिकल्स आए हैं, हमें इस नीच कराना है। तो ये प्रोड्यूस करता है मोटर इम्पल्स। अब इन मोटर इम्पल्स को जो कैरी करती हैं वो है हमारी मोटर नर्व या फिर इफरेंट नर्व। और कौन कौन सी ये नर्व होती हैं, अगर हम इफरेंट की बात करें तो ट्राइजेमिनल, बेगस, ग्लासोफेरेंजियल, मेनली यही हैं। इन इम्पल्स को कैरी करके ये फिर से जाएंगी हमारे टारगेट ऑर्गन पर, यानी कि रेस्पिरेटरी मसल पे, और उन्हें एक्टिवेट करके कराती हैं स्नीजिंग। पूरी वैसी सिमिलर प्रोसेस है। कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आया, ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, इनने सेंसरी इम्पल्स प्रोड्यूस की, सेंसरी नर्व इनको कैरी करके ले जाती हैं सेंटर में, मेडुला ऑब्लंगाटा में। ये उन इम्पल्स को लेगा, इसे पता चल गया कि हमें इन चीज़ों को बाहर करना है, तो ये मोटर इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा। वो मोटर इम्पल्स इन मोटर नर्व के थ्रू जाती हैं हमारी रेस्पिरेटरी मसल के पास, जिसके बाद हमारी मसल एक्टिवेट हो जाती हैं और वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फिर स्नीजिंग रिफ्लेक्स कॉज करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो मैकेनिज़्म है इसमें मैंने बताया कि इंस्पिरेशन से शुरू हुआ, डीप एक्सपायरेशन या फोर्सफुल एक्सपायरेशन में ख़त्म हुआ। सेम ही जो एक्शन है वो मैंने कप रिफ्लेक्स में बताया।
अब आप बोलोगे भैया दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो प्रोसेस दोनों की सेम है, पहले इंस्पिरेशन होगा फिर डीप एक्सपायरेशन या फोर्सफुल एक्सपायरेशन, लेकिन जो कफ होता है उसमें आपकी जो ग्लॉटिस होती है ना वो क्लोज रहती है, और स्नीजिंग केस में जो आपकी ग्लॉटिस रहेगी वो ओपन रहती है। यही दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का रिफ्लेक्स है दैट इज स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं डीग्लूटिशन रिफ्लेक्स। स्वेलोइंग या डीग्लूटिशन का मतलब होता है निगलना, जो हम खाना निगलते हैं ना उसकी प्रोसेस। अब होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि फेरिंग्स होता है हमारा कॉमन पैसेज, यहाँ पर एयर भी आती है फूड भी आता है। ये होता है दो में डिवाइड, ये ले लो, मान लो एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो में डिवाइड हो गया। ये इसको हम ले लेते हैं कि ये हमारा फूड पाइप है और इस तरफ हमारा एयर पाइप है। और यहाँ पर अब होता क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, कुछ इस तरीके से, सिर्फ समझने के लिए। अब जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये जो एपिग्लॉटिस है इस तरीके से यहाँ पर चला जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। तो जो भी हम फूड पार्टिकल्स खा रहे हैं वो फूड वाले में जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं जाएगा। सेम है जब हम सांस लेते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है इस तरफ घूम जाता है, तो एयर हमारे एयर वाले ट्रैक्ट में जाती है। ये जनरली सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसमें भी होता क्या है, लेकिन ये हम तो कंट्रोल कर नहीं रहे हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, ये पूरा कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन कि इसको किस तरफ घूमना है किस तरफ नहीं घूमना। तो यही वो रिफ्लेक्स है कि जब भी हमने खाना खाया तो हमारा खाना यहीं पर जाए, फूड पाइप में जाए, लंग्स में ना जाए, तो एपिग्लॉटिस इस तरीके से यहाँ पर बंद कर देता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द एयर पासेज ड्यूरिंग स्वेलोइंग। तो हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं जब भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारे फूड पाइप जाए, यहाँ पर ना जाए। लेकिन कई बार आप देखना होता क्या है कि मान लो हमारा लंग्स है, अब इसको कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, लेकिन कई बार आप जब भी खाना खा रहे हो तभी आपका ध्यान कहीं पर चल रहा था। लड़कों में तो ये था क्या मुस्कुराई थी, ये लड़कियों का भी अलग चल रहा कि यार मेरा सपनों का राजकुमार, ये कुछ भी चल रहा है। अब आपका ब्रेन वहाँ सोच रहा, अब ब्रेन पूछ रहा है ना, मतलब एपिग्लॉटिस ब्रेन से पूछ रहा भाई मैं किस तरफ मुड़ूं, इस तरफ किस तरफ, लेकिन आपका ब्रेन तो क्या मुस्कुराई थी, कहीं और ही है। अब ये मान लो गलती से इसी तरफ मुड़ गया, फूड पाइप की तरफ, ठीक है, इस किस तरफ मुड़ गया, फूड। अब आप खाए थे खाना लेकिन वो चला गया एयर पैसेज में, आपके लंग्स में। तभी देखना आपको एकदम खिंचकी खांसी जो होती है ना कि झटका लगता है, पता चले खाना नाक और मुंह दोनों से बाहर आ रहा, तब ये चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं ना, हिचकी आने लगी। तो ये मैंने बताया। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब होता क्या है, जनरली जब भी हम खाना निगलते हैं, स्वेलोइंग करते हैं, उस टाइम मैंने बताया कि ये जो आपके एपिग्लॉटिस है एयर पासेज की तरफ जाता है, तो थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, रेस्पिरेशन रुकता है टेम्पररी टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए। इस चीज़ को बोला जाता है अपेनिया या फिर एपेनिया, द टेम्पररी अरेस्ट इन ब्रीदिंग, ठीक है। इसी से एक और टर्म आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्वेलोइंग या फिर डीग्लूटिशन एपेनिया। तो अपेनिया का मतलब तो समझ गए, टेम्पररी अरेस्ट इन ब्रीदिंग होगा, लेकिन स्पेसिफिकली कब, ड्यूरिंग स्वेलोइंग। इस स्पेसिफिक केस में जो एपेनिया हो रहा, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, उसे हम बोलते हैं स्वेलोइंग या फिर डीग्लूटिशन अपेनिया। तो ये थे हमारे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, जो कि हमारी लंग्स को, बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे फॉरेन पार्टिकल से, इनकी एंट्री भी प्रिवेंट करेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अंदर हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हैं, तो उन्हें बाहर करेंगे। तो हमने इनका पूरा मैकेनिज्म देखा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।